हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, क्लास +1 का। और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर टीजीटी के कमीशन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश के टेट में भी से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मेडिकल और नॉन मेडिकल में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा कंटेंट रहेगा, जो हमें इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर करने हैं वो क्या होंगे। तो गाइज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनकी डिस्कवरी किस तरह से हुई। आप यहाँ पे हमारा कंटेंट देख सकते हैं। इसके अलावा जो फिर हम डिस्कस करेंगे जो एटॉमिक मॉडल्स थे, जो जे थॉमसन का मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था, बोहर का था। और उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे जो स्पेक्ट्रम होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा होगा अगर आप साइंस स्टूडेंट रहे हो। इसके अलावा जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसके बेस्ड पर फिर क्वांटाइजेशन जो है, क्वांटम मॉडल जिसके कहते हैं, वो डिस्कवर किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बेस्ड पर आप जो हमारा लास्ट में रहेगा कि जो हमारे 4 जो क्वांटम नंबर्स है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर है, इसके बेस्ड पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, और लास्ट में बिल्कुल नोड्स कैलकुलेशन, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी के एग्जाम में। ये हमारा कंटेंट रहेगा, इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और आपको ये सारी वीडियो देखनी है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके आपके लिए डालेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा और दूसरा पार्ट हम कल ही आपके लिए अपलोड करके लाएंगे। इसके साथ ही गाइस हम आपके लिए लेकर आए हैं इस तरह के फिगर्स, जहाँ पे ये आप देख सकते हैं रदरफोर्ड का जो उन्होंने किया था अल्फा स्कैटरिंग वाला, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट है। तो आपको विद फिगर के साथ हम समझाएंगे कि किस तरह से ये चीज़ होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो विद फिगर में आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले से। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें जो हमारे टॉपिक है ये डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। इसमें हम फालतू का कोई भी इस तरह की चीज़ आपको साथ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सीधा ही जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन जो है, कौन से टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए। तो कोई ड्रामा नहीं होगा, डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होगी। तो गाइज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उनकी डिस्कवरीज किस तरह से हुई थी और उनके डिस्कवरर कौन कौन थे। तो गाइस सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके द्वारा की गई है? जे थॉमसन के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के टेट में कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि कोई भी आपसे पूछ लेता है प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है या न्यूट्रॉन की किसने किया, इस तरह से सिंपली पूछा, लेकिन टीजीटी क्वेश्चन में आपसे डीप कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो ये तो पहली चीज़ होगी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके द्वारा की गई है? जे थॉमसन के द्वारा। दूसरी चीज़ गाइज की जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है वो हुई किस तरह से है? वो कैथोड रे ट्यूब से हुई है, सीआरटी जिसको बोलते हैं। अभी मैं आपको फिगर भी दिखाने वाला हूँ कि जो किस तरह का एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप किया था जे थॉमसन ने। तो देख लेते हैं कि जो कैथोड रे ट्यूब है वो किस तरह का था और वो किस तरह से वर्क करता था। तो मैं आपके सामने, आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गाइज यार आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कैथोड रे ट्यूब था। अब मैं आपको इसमें बता दूं इसमें क्या चीज़ थी। सबसे पहले इसमें यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा था इस ट्यूब के अंदर। इसका काम था कि जो इसने इसकी वजह से जो इसके ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था वो रिड्यूस हुआ था। प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से जो यहाँ से पार्टिकल निकले थे वो डायरेक्ट ही दूसरे एनोड पॉइंट तक पहुँच जाते थे। अब यहाँ पे आप समझने वाली चीज़ ये है कि इसके साथ ही यहाँ पे हाई वोल्टेज का एक पोटेंशियल लगाया गया था। 1000 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो अप्लाई किया गया था। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे कैथोड है, कैथोड पे जो एक मेटल थी, उस मेटल को कैथोड नाम दिया गया था। और जब ये पोटेंशियल यहाँ पे इसके साथ इसको कनेक्ट किया गया तो गाइज जो जे थॉमसन है उन्होंने क्या ये चीज़ नोटिस की, उन्होंने देखा कि जब पोटेंशियल इसके साथ अप्लाई करते हैं तो जो ये कैथोड है, कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज जो है वो जा रही थी एनोड की तरफ इस तरह से। गैस ध्यान रहे ये इनविजिबल रेज थी। तो आप बोलेंगे कि ये फिर जे थॉमसन को देखी कैसे, उनने आइडेंटिफाई कैसे किया? तो उसके लिए गाइज उन्होंने क्या किया कि जे थॉमसन ने जो एनोड है, एनोड के साथ में इस तरह से उन्हें एक फ्लोरोसेंस ट्यूब लगा ली, जिसको जो ZNS की थी, जिंक सल्फेट की। गाइज ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि जो जे थॉमसन ने जो फ्लोरोसेंस के लिए स्क्रीन लगाई थी वो कौन सी थी? जो आपने आंसर देना है ZNS, जिंक सल्फेट। तो गाइज जो आपने इस एक्सपेरिमेंट से याद करने वाली चीज़ वो इस तरह से रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी, जो जे थॉमसन ने की थी, वो
करने के लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था, जिसको CRT ट्यूब कहते हैं, उसमें जो एक कैथोड था और एनोड था। और इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, जब हमने हाई वोल्टेज का पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया, तो उसको अप्लाई करने के बाद जो है कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज जो है वो एनोड के लिए जा रही थी। और चूंकि यहाँ पे एनोड जो है नेगेटिव था और कैथोड पॉजिटिव था, तो जो इनविजिबल रेज थी, जो फ्लोरेसेंस में जो चमक रही थी, जब वो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जब वो यहाँ पे हिट हो रही थी एनोड पे, तो ऑब्वियस है जब एनोड पॉजिटिव है, अगर कोई पार्टिकल कोई रेज पॉजिटिव पे इस तरह से जा रही है, तो गाइज वो ऑब्वियस है ना कि नेगेटिव होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपस में क्या अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी बेस पे जे थॉमसन ने जो वो इनविजिबल रेज थी, क्योंकि उस टाइम उन्होंने नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो भी इनविजिबल रेज यहाँ से जा रही है, ये डेफिनेटली ही नेगेटिवली चार्ज होंगी। तो बाद में जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन दी और कंक्लूजन निकाला, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो इनविजिबल रेज मेरे एक्सपेरिमेंट में आई, ये इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो गाइज होप कि आप ये फिगर समझ रहे हैं। अब इसके बेस पर हम इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज जो हमने बताई थी उनको डिस्कस करते हैं। तो गाइज जो कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज थी वो कौन कौन सी थी उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थी दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। गाइज अभी मैंने आपको बताया कि जब कैथोड से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई रेज जा रही है, तो ऑब्वियस की पॉजिटिव की तरफ तभी जा रही है कोई चीज़ अगर वो नेगेटिव होगी। तो उसी बेस्ड पर उन्होंने बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली उसका जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। दूसरी चीज़ दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ऑब्वियस है कि जब उन्होंने प्रेशर रिड्यूस किया था, तो जो इलेक्ट्रॉन छोटा होने के कारण उसका जो साइज है वो छोटा था, इसलिए वो हाई स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन या सीधी दिशा में ट्रेवल कर रहा था। तीसरी चीज़ जो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बताई इलेक्ट्रॉन की, तो उन्होंने बताया कि दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक व्हील, रोटेटिंग व्हील इस तरह का लगाया था, बिल्कुल स्मॉल था ये, जिसका मास लेस था ये। तो उन्होंने देखा कि ये जब व्हील था, जब उन्हें आप फिगर पे जब हमने आपको फिगर दिखाया उस टाइम आपने देखा वो जब पोटेंशियल उस पर अप्लाई किया था, जो इनविजिबल रेज थी उनके बीच में जो ये व्हील रखा, ये घूमने लगा, ये रोटेट होने लगा इस तरह से। तो इसके बेस पर उन्होंने ये चीज़ बताई कि ये तभी रोटेट हो रहा है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर कुछ एनर्जी है, और उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोला गया। बढ़ते हैं आगे। जो चौथी प्रॉपर्टीज है वो है दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो रेज थी, जो कैथोड रेज थी गाइस, उनको बताया कि कुछ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। की स्मॉल पार्टिकल जो है जिनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन से ही वो कैथोड रेज बनी थी। पांचवी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस या एक्सरे। तो हम जानते हैं कि जब फ्लोरोसेंस पे वो स्ट्राइक की कैथोड रेज जो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसी की वजह से जो फ्लोरोसेंस स्क्रीन थी जो ZNS की थी, जिंक सल्फेट की, तो इसके ऊपर जो है वो चमकने लगी थी। तो गाइज ये थी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। तो आपको इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जे थॉमसन के द्वारा हुई है। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस ट्यूब की वजह से हुई है, या एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था। तो आपको रखना है याद CRT, कैथोड रेज ट्यूब। आगे आप एनोड रेज ट्यूब भी पढ़ेंगे, तो जो जिससे प्रोटॉन की डिस्कवरी हो। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो कैथोड रेज ट्यूब है गाइस, इससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है गाइस, वो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो गाइस जो मिलिकन्स थे, ये भी एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब आप बोलेंगे कि यार यहाँ पे इस चीज़ को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो गाइज इसको डिस्कस करना यहाँ पे ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो मिलिकन से इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, इनने जो है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको फाइंड किया था। और किस एक्सपेरिमेंट, कई बार ऐसा पूछ लेता है कि जो मिलिकन है उन्होंने जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बताया था वो किस एक्सपेरिमेंट की जो सेटअप था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, तो वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। जब उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, इवेलुएट किया था, तो मिलिकन ने बताया था कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। तो गाइज आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये चीज़ किसने बताई थी? ये मिलिकन ने बताई थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। उसी के साथ आपको यहाँ पे ये चीज़ भी देखेंगे, जो E/m रेशियो है, E/m रेशियो जो आप यहाँ पे देख सकते हो, अर्थात कि जो चार्ज को जब हम मास के साथ डिवाइड करते हैं, ये चीज़ किसके द्वारा दी गई थी? तो ये चीज़ बताई गई थी जे थॉमसन के द्वारा। गाइस जे थॉमसन ने ये चीज़ बाद में बताई थी, क्योंकि E/m रेशियो के लिए चार्ज का होना जरूरी था। तो चार्ज जो है किसके बारे डिस्कवर किया गया था? मिलिकन के द्वारा। और यहाँ पे m जो है, m मास होता है गाइस। मैं आपको बता दूं, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये जो होता है -31 है गाइस यहाँ पर।
9.1 इंटू 10⁻⁻31 ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो गाइस आपको यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो मिलिकन्स हैं, मिलिकन ने क्या किया था, इनने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बेस पर उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो डिस्कवर किया था। इसके ऑल्सो कि E/m जो रेशियो है, अर्थात कि जो चार्ज को जब हम मास के साथ डिवाइड करते तो जो उसका एक कांस्टेंट रेशियो किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था। बढ़ते हैं आगे गाइस, जो आज नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई थी। तो पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का क्रेडिट किसको जाता है, ई गोल्डस्टीन को। हालांकि गाइज मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं, जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में सबसे ज़्यादा रोल जो है जे थॉमसन का ही था। कुछ जो है विचारक का मानना ऐसा है कि जो इसका क्रेडिट जे थॉमसन को जाना चाहिए था, लेकिन जो बुक्स है हमारी एनसीईआरटी और जो भी हमारी ऑथेंटिक बुक्स है उसमें इसका क्रेडिट ई गोल्डस्टीन को ही दिया है, और जिसका राइट आंसर भी अगर एग्जाम में आता तो ई गोल्डस्टीन ही होगा। तो गाइज इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो सेम मैंने अभी जैसा बताया इलेक्ट्रॉन की सीआरटी ट्यूब से हुई थी, कैथोड रे ट्यूब से। इसकी डिस्चार्ज ट्यूब से हुई थी, और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुआ था कि उसका बिल्कुल अपोजिट जो स्ट्रक्चर था वो फॉर्म हुआ था। तो जो एनोड रेस है उसकी उत्पत्ति हुई थी, जबकि इलेक्ट्रॉन की कैथोड रेस हुई, ये आपको पता है। और इन्हीं जो एनोड रेज है गाइज, इनको कैनाल्स रेज भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन भी कई बार आ रहा था, जो कैनाल्स रे है, कैनाल्स रे को एनोड रेज भी कहा जाता है। इसका जो सेटअप है, इसका एक्सपेरिमेंट है, वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है गाइज। वो बिल्कुल सिंपली जो हमने सीआरटी ट्यूब बताई थी बिल्कुल वैसा ही था। फर्क क्या था, सिर्फ जो बम पे जो एनोड है, जो ये कैथोड था, जो ये नेगेटिव चार्ज है, और एनोड जो पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पे डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ से जो जब यहाँ पे छेद किए, थोड़े छोटे छोटे छेद किए, तो यहाँ से जो है कुछ एक जो रेडिएशन जो थी, कुछ एक रेज थी, वो इस तरफ आने लगी, नेगेटिव की तरफ आने लगी। तो इसके बेस्ड पर जो ईल गोल्डस्टीन है, जो थॉमसन है, उन्होंने ये चीज़ देखी कि अगर यार नेगेटिव की तरफ कोई चीज़ आ रही है तो ऑब्वियस वो पॉजिटिव होगी, तभी वो नेगेटिव की तरफ आ रही है। तो इसके बेस्ड पर उन्होंने जो उस रेज को आइडेंटिफाई करने के बाद देखा कि जो उस रेज के अंदर जो है, जो एनोड रेज, उन्होंने बोला कि जो यार एनोड रेज है उसमें जो छोटा पार्टिकल है उसको प्रोटॉन बोलते हैं। उसका नाम क्या है, उस पार्टिकल का प्रोटॉन है, और उसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। चलिए बढ़ते इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर पॉजिटिव चार्ज्ड, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़ की एरोजन फ्रॉम गैसियस आइंस। गाइज की जो प्रोटॉन की उत्पत्ति हुई है, वो जो ट्यूब थी उसमें जो अंदर गैस रखी थी उसकी से उसका ओरिजिन हुआ था। दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैसेस। और एक चीज़ और कंडक्ट की गई थी ई गोल्डस्टीन के द्वारा, कि जब उसमें जो गैसेस, अगर अलग अलग गैसेस डाली, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हीलियम डाला, फिर नियॉन डाला, फिर हाइड्रोजन डाला, इस तरह से जब उसमें गैस अलग अलग डाली जा रही थी तो उसका जो नेचर है वो भी चेंज होने लगा था। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नेचर चेंज होने लगा था। आपको अब याद इस तरह से रखना है, जो चार्ज है प्रोटॉन का गाइज वो भी सेम होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक चीज़ आपको याद रखना है, जो मास है, मास होता है इसका 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जो इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया 9.1 × 10⁻31। टेट में कई बार इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है गाइज, कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से जो प्रोटॉन वो भारी होता है, बहुत भारी होता है गाइज। जो 1837 टाइम, खुद आइडिया लगाओ, 1837 टाइम्स हैवियर होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, ये पॉजिटिव होगा। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है गाइज, इलेक्ट्रॉन जैसे इम्बिडिट है, अर्थात कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच बीच में है गाइज, और जो इलेक्ट्रॉन बीच बीच में है, इसकी वजह से जो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से न्यूट्रल है। अब गाइज आप जानते हैं, अगर आपको पता है कि जो मॉडर्न जो एटॉमिक मॉडल है वो इससे बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है, बट गाइज आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो जे थॉमसन ने उन्होंने बिल्कुल गलत मॉडल दिया था। यार जो उस टाइम उन्होंने ये अप्रोच थी वो बिल्कुल बेस्ट थी, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी, डिस्कवरी नहीं थी, इतना एडवांसमेंट नहीं था, इतना टेक्निकल टाइम नहीं था। तो उस टाइम जो जे थॉमसन ने ये सारी चीज़ें बताई थी, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी। जैसे स्फीयर का उन्हें बताना, जो पॉजिटिव नेगेटिव ये चीज़ें जो उन्हें बताई थी, और एटम इज न्यूट्रल, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं आज के टाइम में भी वैलिड है। और उनकी जो मेन गलती थी, जो फेलियर्स था, वो यही था कि उन्हें जो बताया कि स्फीयर जो पॉजिटिव होता है, जो हम प्रेजेंट टाइम में जानते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो न्यूक्लियस होता है, जो बिल्कुल सेंटर में होता है, जो एटम के। इस कारण से इनका जो एटॉमिक मॉडल है, फर्स्ट मॉडल जो उन्होंने दिया था, ये जो रिजेक्ट किया गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया गाइज, वो आया ई रदरफर्ड का, एर्नेस्ट रदरफर्ड। ये एक अपने आप में बड़ा नाम है। ये इनके बारे में एक एडिशनल चीज़ बताऊंगी, ये जो एक मालिक थे रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, ये काम कर रहे थे, इनकी कंपनी थी जो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम करती है, तो इसकी वजह से उनको थोड़ा मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे ये रदरफोर्ड। इसके बेस्ड पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो समझते हैं इनके एक्सपेरिमेंट को कि
जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने जो मॉडल दिया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जिसे कहते हैं, तो उनमें क्या क्या बातें हुई थी। हालांकि गाइस आपको ये भी मैं बता दूं कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो भी फेल हुआ। उसके बाद नील्स बोर का मॉडल आया और धीरे धीरे जो नील बोहर का जो मॉडल था वो भी फेल होगा। अब गाइस इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही जो है आज के टाइम में जो हम क्वांटम मॉडल है उसको समझते हैं, उसको अपनाते हैं, तो आप सीधे ही वहाँ पे उसको डायरेक्ट पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन गाइस रदरफोर्ड के मॉडल से भी बनते हैं। कुछ चीज़ उन्होंने ऐसी बताई थी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको नील्स बोर का मॉडल भी पढ़ना है, रदरफोर्ड का भी, और क्वांटम मॉडल भी पढ़ना है। हम बारी बारी से सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। गाइज मैं आपको स्क्रीन दिखा लेता हूँ, वो फिगर दिखा लेता हूँ, पिक्चर दिखा लेता हूँ कि उनका सेटअप कैसा था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो अल्फा पार्टिकल है वो होता क्या है। अल्फा पार्टिकल होता है गाइज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। आप जानते हैं कि जो हीलियम है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है गाइज, न्यूक्लियस जो में क्या होता है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या बचेगा उसके पास, सिंपल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो गाइज इसी के बेस्ड इसी को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। आपको मैं बता दूं जो अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज जो होता है +2 होता है और उसका मास जो है 4 AMU होता है। तो चलिए आपको ले जाते हैं पिक्चर की तरफ। तो गाइज ये उनका सेटअप था रदरफोर्ड का, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि एक जो सोर्स था वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया उनने, जो रेडियम था। आप जानते हैं कि अगर आपने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं गाइज वो क्या है कि लगातार कंटिन्यूस जो अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशन है वो एमिट करते रहते हैं। तो जो उन्होंने रेडियम लिया था, जब सोर्स लिया था, उससे एक जो रेडिएशन है जिसको अल्फा पार्टिकल बीम या अल्फा पार्टिकल एक रे एमिट हुई, और उन्होंने बीच में एक गोल्ड फॉइल रखी जो बिल्कुल थिन थी, बिल्कुल पतली थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब वो जो हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की जो बीम है, जो रे है, जब वो इससे टकराई, गोल्ड फॉल से टकराई जो यहाँ पे बीच में रखी गई थी, इसको टकराने के बाद वो सीधा ही जो फ्लोरोसेंस लगाई ट्यूब लगाई थी, ये भी ZNS की थी लगाई हुई, जब इसके ऊपर वो स्ट्राइक करती है तो उन्हें क्या देखा कि जो ये ZNS है वो ब्राइट करने लगा। इसके ऊपर उन्हें ये कैलकुलेट किया कि जो ये यहाँ पे बीम आ रही है, बीम जो है गोल्ड फॉइल से टकरा के ZNS पर जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी उसके ऊपर पड़ रही है। तो इस तरह का जो सेटअप था रदरफोर्ड ने किया था कि एक रेडिएशन के सोर्स के तौर पे उन्हें रेडियम लिया था, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसे जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल का लगाने का अर्थ यहाँ पे इस तरह है क्योंकि गोल्ड फॉइल का जो एटम है के जो ब्रिक थिन लेन से यहाँ पे एटम को लेने से है कि एटम में जो ये रेडिएशन है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और उसके जो न्यूक्लियस जो फाइंड किया था रदरफोर्ड ने, उसके ऊपर वो किस तरह का प्रभाव किया था, ये कुल मिलाकर जो ये सेटअप था, इसके बेस पर उन्होंने कुछ एक ऑब्जर्वेशन दी। चलिए सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक और फिगर समझाऊंगा कि ऑब्जर्वेशन के बेस पर उन्होंने किस तरह की चीज़ें दी थी। तो सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो थी कि नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडेविएटेड। गाइज इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी उनने जो अल्फा पार्टिकल भेजे, जो रेडियम का उन्होंने सोर्स लिया था रेडियो एक्टिव, उसमें से जब 99.9% अर्थात कि जो लगभग सभी पार्टिकल जो है वो अनडेविएटेड गए, मतलब जैसे यहाँ से अगर वो छोड़े बिल्कुल सीधे गए, वो अपने रास्ते से बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुए। आपको बता दूं कि कुछ एक जो 0.1% जरूर डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन अधिकतर वो सीधे ही, जैसे यहाँ पे गोल्ड फॉइल रखी थी, इसे बिल्कुल सीधे ही अनडेविएटेड गए। दूसरी चीज गाइज कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 99.9% में से 0.1% जो पार्टिकल्स है वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से जा रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, अर्थात जहाँ से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब ऐसे हल्के से डिफ्लेक्ट हुए ऐसे, ठीक है। अगली चीज उन्होंने बताई कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, 2000 में अगर 2000 टोटल पार्टिकल है उसमें से केवल एक, ओनली 1 पार्टिकल जो है वो रिटर्न बैक 180 डिग्री। गाइज इसका ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई कि जो है यार एक पार्टिकल जो है, ये गोल्ड फॉइल है, यहाँ से जो पार्टिकल है सारे पार्टिकल ऐसे पास हो रहे हैं, बिल्कुल कुछ एक ऐसे स्मॉल एंगल में जा रहे हैं, लेकिन जो वो एक पार्टिकल है वो बिल्कुल जिस दिशा में ये जा रहा था उसी डायरेक्शन में बिल्कुल वापस आ गया, 180 डिग्री में रिटर्न बैक, इसी में ही रिटर्न बैक आया। इसी चीज़ ने जो है
रदरफोर्ड को सरप्राइज कर लिया कि ऐसा हुआ क्यों, जबकि सारे अनडेविएटेड जा रहे हैं, तो इसमें इस तरह का क्यों हो रहा है। तो इसकी वजह से ही रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। उन्होंने ये चीज़ बताई कि इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सेंटर है, सेंटर में कुछ एक ऐसा रीजियन है, एक ऐसी जगह है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो अल्फा पार्टिकल है हम जानते हैं कि वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जो बीच में पॉजिटिव वाला हिस्सा है उन्होंने उसको न्यूक्लियस बोला था, और उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर पड़ रहे हैं, जब वो बिल्कुल न्यूक्लियस से पास कर रहा है तो रिपल्शन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण जो है वही रेज जो है, वो पार्टिकल जो है वो वापस आ रहा है उसी दिशा में जिस दिशा में भेजा गया था 180 डिग्री पर। इसी के बेस्ड पर गाइस जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है वो उसका क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को। कई बार डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, तो आपको सिंपली याद रखना है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड के द्वारा हुई है। तो यार साथियों, ये था अभी तक कि जी हमने जो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की थी वो चीज़ देखी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है, उनने अपने मॉडल में क्या क्या चीज़ें बताई थी, जिसको बुक्स में आपने देखा पोस्टुलेट्स, जो पोस्टुलेट्स है कि उनके मेन पॉइंट्स क्या थे उनके मॉडल के, वो अब हम आपके सामने देखने वाले हैं। जो सबसे पहला उनका पोस्टुलेट था वो था मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो और एम्प्टी। पहली चीज़ उन्होंने बताई कि जो यार एक एटम है, जैसे इस तरह का सर्कुलर स्फीयर में कोई एटम है, उन्होंने बताया कि जो सेंटर में तो न्यूक्लियस है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट उन्हें 99% जो स्पेस बताया एटम के अंदर वो तो बिल्कुल एम्प्टी है। उन्हें ये चीज़ बताई कि बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। उन्हें पहली चीज़ ये बताई। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई गाइस वो थी कि जो पॉजिटिव चार्ज रिसाइड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। जो मैंने भी जैसे बताया कि जो स्फीयर है, जो एटम है, उसके अंदर ये बिल्कुल खाली है, लेकिन बीच में बिल्कुल छोटा सा जो एक जगह है, छोटा सा एक रीजन है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। और जो ये पॉजिटिवली चार्ज जगह है, जो रीजन है, इसी को उन्होंने न्यूक्लियस कहा था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है गाइस। और जब वो पॉजिटिव चार्ज, मैंने भी जैसा बताया, अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण वो अपनी ही जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन से आया था, उसी डायरेक्शन पे 180 डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट हुआ था। अगली चीज उन्होंने जो बताई, थर्ड पोस्टुलेट, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बताया था कि जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम में, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। एक अगली चीज वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ। ये चीज जो ये उन्होंने बताया था, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। और गाइज ये आपको बिल्कुल समझना है, यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बताई थी। क्यों बताई थी? क्योंकि आप जानते हैं जो उनका मॉडल है वो इस तरह का मॉडल था, बीच में न्यूक्लियस था, और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। तो वो रिवॉल्व कर क्यों रहे हैं? तो गाइज इसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्लस है और माइनस है, जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की जो फोर्स होती है, आप जो फिजिक्स हम आपके साथ शुरू करेंगे, उसमें एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें आप पढ़ेंगे कि जो ये फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो फोर्स होती है ये इसको घुमाने में हेल्प करती है। अर्थात कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है गाइस, जिसको आप एफ ई कहते हैं, यही फोर्स जो है एफ सी बन जाती है। एफ सी होता है सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है गाइस कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो उसको खींचने वाली फोर्स है, यही इसको घुमाने में ही हेल्प कर रही है। यही कारण है कि जो हमारा स्टार है, जो हमारा सन है और अर्थ है, वो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गोल घूमते हैं। अर्थात वो सर्कुलर अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में क्यों घूमते हैं? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन के बीच में होता है गाइज, उसकी वजह से वो सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है और वो सर्कल में घूमते हैं। अब गाइज आप अगर फिर भी समझ रहे तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं। जैसे गाइस आपको पता है कि जो सर्कल है, सर्कल में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट में, जैसे आपको तो पता ही है ना, वेलोसिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो जब भी आपको ये चीज़ पता होगी कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर या स्फीयर में मूव करती है, तो हर एक पॉइंट में गाइस, ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। अब यहाँ पे वेलोसिटी अगर चेंज हुई, तो वेलोसिटी के चेंज होने से क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब गाइस अगर किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब उसके अंदर फोर्स भी है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, जो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है गाइस, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो फोर्स है, वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज होती है, और उसी फोर्स के कारण जो है इलेक्ट्रॉन इस तरह इसके चारों ओर घूमते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी, लेकिन फिर भी ये जो मॉडल है वो फेल हुआ। इसके कुछ एक फेलियर थे, जो प्रमुख रूप से इसके दो फेलियर्स थे।
ये आपको बिल्कुल डन करने, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आपके पास 3-4 ऑप्शन देंगे और उनमें से एक फेलियर देंगे, आपको बोलेगा कि इनमें से रदरफोर्ड का फेलियर कौन सा है। तो गाइस फर्स्ट फेलियर था इसकी मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है? एनी चार्ज पार्टिकल या एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल emits radiation and loses energy, then electron will collide with the nucleus. Stability of electron एटम इज नॉट एक्सप्लेन्ड। गाइस कुल मिलाकर अगर आपको ये थ्योरी याद नहीं है तो आपको इतना याद रखना है कि जो फर्स्ट जो फेलियर था रदरफोर्ड का, वो क्या था कि उन्होंने अपने एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब गाइस को मैं समझाता हूँ कि किस तरह से उन्होंने ये बात बताई थी। गाइस ये एक जो ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है जो रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड ने कहा कि इस जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ओके, लेकिन जो मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो इन्होंने थ्योरी दी थी, आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, बड़े ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं, ये भी फिजिसिस्ट रहे हैं, फिजिशियन। इनने जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल की जो कोई भी घूम रहा पार्टिकल जिसके अंदर एक्सेलरेशन होगी, तो गाइस घूमने की वजह से क्या है कि वो रेडिएशन एमिट करेगा, अर्थात उसके अंदर घूमने की वजह से उससे एनर्जी बाहर निकलेगी। अब अगर यार किसी से एनर्जी बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है ना, वो घूमते घूमते ऐसे कभी ना कभी तो एनर्जी लूज कर रहा है, तो लूज करने से कभी ना कभी वो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे जाकर कोलाइड करेगा, अर्थात वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। जैसे ये ऑर्बिट है ना, और इसी ऑर्बिट पे नहीं घूम पाएगा। तो इस चीज़ को वो रदरफोर्ड जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे स्टेबल रहता है, वो इसके ऊपर कोलाइड नहीं करता है। अर्थात जो स्पाइरल जो शेप है गाइज, इस तरह की जैसे स्पाइरल शेप जो है इस तरह से वो नहीं होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इस अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी क्यों होती है, इस क्वेश्चन का आंसर रदरफोर्ड नहीं दे पाई, इसलिए उनका मॉडल फेल हो गया। तो इसके जो एक्सप्लेन है वो बोहर के जो एटॉमिक मॉडल है उनमें उन्होंने दी। और एक चीज़ और ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम। गाइज उनने जो लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आपको हम अगली जो हमारी वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करें, क्योंकि वीडियो लंबी बनेगी अगर इसको टोटल पूरा एक्सप्लेन किया। अभी मैं कुल मिलाकर आपको इतना बता दूं, जैसे एक प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म में जब आप वाइट लाइट डालते हैं, जो सन से लाइट आती है, जब इसको डालते हैं तो क्या होता है कि जो ये लाइट है ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। जो बिब ग्योर होता है, VIVGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इस तरह ग्रीन, इस तरह से ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। जो स्प्लिटिंग है कलर की, जो लाइट की स्प्लिटिंग हो रही है 7 कलर में, इसी को लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियस है जब वो एनर्जी लूज करेगा तो लूज करने की वजह से वो अपना स्पेक्ट्रम भी शो करेगा। ये चीज़ भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके लिए गाइज जो हमारा नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो नील्स बोर थे, और नील्स बोर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल दिया गाइज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और नील्स बोर ने ही जो रदरफोर्ड की 2 फेलियर्स थी इसको एक्सप्लेन किया था। गाइज जो नेक्स्ट मॉडल आया वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से समझना है। चलिए शुरू करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल को। गाइज जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है उनने क्या चीज़ बताई, बोहर्स ने सबसे पहला पोस्टुलेट जो उनका है, एटम हैज़ अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। क्योंकि ये चीज़ रदरफोर्ड ने भी बताई थी, इस चीज़ को बोहर्स ने भी आगे कैरी किया कि जो एटम है, एटम में एक छोटा सा सेंटर होता है। जैसे ये कोई एटम है, सर्कुलर स्फीयर होता है एटम, ये चीज़ उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक सेंटर होगा बिल्कुल छोटा सा, उसी को ही न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विच है फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। गाइस जो ये दूसरा पोस्टुलेट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी पोस्टुलेट की वजह से जो रदरफोर्ड का फेलियर था, वो फर्स्ट फेलियर जो था कि स्टेबिलिटी नहीं है, ये इसकी वजह से वो दूर हुआ था। गाइस इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझाने वाला हूँ। जो इन्होंने चीज़ बताई थी फिर से आपको समझना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। गाइस जो रदरफोर्ड ने कहा था कि एक ऐसे एटम होगा, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे वो कैसे करेंगे, जैसे है उन्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकते हैं, जैसे यहाँ घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा है। लेकिन जो नील्स बोर ने बिल्कुल क्लियर बात कही कि जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो रिवॉल्व ही सर्कुलर घूमेगा, लेकिन जो घूमेगा वो फिक्स्ड घूमेगा, फिक्स्ड ऑर्बिट घूमेगा, अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकता। जैसे अगर गाइज ये एटम है, एक मिनट यहाँ पे, जैसे ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो जी जैसे ये फिक्स्ड ऑर्बिट होगी, इसी ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वो अंदर बाहर नहीं जाएगा, इसी ऑर्बिट में। जैसे अगर कोई दूसरा, मान लीजिए दूसरी ऑर्बिट में कोई घूम रहा है, तो उसके लिए एक और ऑर्बिट जो है डिफाइन
कर ही होगी, इसी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा। और जो ये ऑर्बिट होगी गाइज, इसमें अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी और फिक्स्ड वेलोसिटी होगी, अर्थात कि जो जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी फिक्स्ड एनर्जी होनी चाहिए, जिस लेवल की जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसके अंदर वो एनर्जी होगी। अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो दूसरे जो ऑर्बिट है वहाँ पे चला जाएगा, अगर कम होगी उसकी एनर्जी तो उससे निचले वाले ऑर्बिट में जाएगा। गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है दूसरा, आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया, हालांकि इसको और भी आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तीसरा जो पोस्टुलेट बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। गाइस बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो उनके क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं इसको, वो कितनी थी, एल होता है गाइस एंगुलर मोमेंटम। उन्होंने बताया था जो एल होता है गाइस वो होता है NH/2π, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई थी गाइस। ये गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्या होता है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अर्थात गाइज कोई भी चीज़ है ना वो फिक्स्ड अमाउंट में आपको मिलेगी, आप मनमर्जी से नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप शॉप जाते हो, दुकान जाते हो, मान लीजिए आप कोई भी साबुन ला रहे हो, जैसे नहाने का साबुन ला रहे हो, तो वो साबुन जो आपको, आप कितने साबुन ले सकते हैं, या तो आप एक साबुन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1.5 साबुन ले लिया, या आप बोले शॉपकीपर को कि आप मेरे को आधा साबुन दे दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट की जो कुछ एक चीज़ें है जो आपको फिक्स्ड ही मिलेगी, या तो 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, मतलब फ्रैक्शनल में नहीं मिल सकती। आप बोले उस दुकानदार को, जो शॉपकीपर है, यार मेरे को 4.5 साबुन चाहिए, यार मेरे को 1.5 साबुन चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको फिक्स्ड अमाउंट में चीज़ मिलेगी, इसी चीज़ को ही क्वांटाइजेशन कहते हैं। जो नील्स बोर है गाइज, नील्स बोर ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जो एंगुलर मोमेंटम है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो फिक्स्ड होगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स्ड होगा, वो NH/2π होगा। NH/2π अगर आप नहीं समझ रहे गाइज, NH/2π जो n है, n उन्हें शेल नंबर बताया था गाइज। अगर उन्हें बताया था कि अगर n की वैल्यू 1 है तो जो अगर n की वैल्यू फर्स्ट का मतलब होता है कि अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा या और होना चाहिए वो H/2π होगा। अगर n की वैल्यू 2 है, मान लो 2 है, तो फिर कितना हो जाएगा वो 2H/2π। अर्थात कि जो n की वैल्यू है गाइस, n की वैल्यू बढ़ाने पर ही क्वांटाइजेशन कंडीशन चेंज होगी। आई होप कि आप समझ रहे हैं गाइस। यार मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स है जो हमारे साथ, ये वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी चीज़ें तो खैर याद भी रह जाती है जो अभी तक हमने डिस्कस की। क्वांटाइजेशन का गाइज यही मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है गाइज, फर्स्ट ऑर्बिट पे या तो वो H/2π रहेगा, सेकेंड ऑर्बिट पे 2H/2π रहेगा, 2H/2π रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में 3H/2π रहेगा, इस तरह से रहेगा, और फोर्थ ऑर्बिट में 4H/2π रहेगा, इस तरह से। आई होप गाइज आप समझ रहे हैं। जो नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है गाइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होगा, कि जो इलेक्ट्रॉन है जो वो सर्कुलर घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो वो चीज़ उन्होंने बताई थी कि वो होगा R/P। हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है R/P, इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। की मोमेंटम का भी मूवमेंट वो होता है R/mb, और ये इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि P की वैल्यू जो होती है mb होती है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, इसलिए ये इसकी वैल्यू यहाँ पे डाली गई है। आप फिजिक्स में ये चीज़ें पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो आपके साथ हम फिजिक्स की सीरीज में ये चीज़ें बताने वाले हैं। तो इसको L=mBr हो गया, क्योंकि ये भी मोमेंटम है, ऊपर वाला मोमेंटम है, तो एक ये भी इक्वेशन फेमस है कि mBr = NH/2π होता है गाइस। और यहाँ पे जो h है गाइस, ये क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, और इसकी वैल्यू 6.636 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी एंगुलर मोमेंटम की। इसके अलावा गाइज एक और पोस्टुलेट जो उन्होंने दिया था, ये भी आपको लर्न करना है, कि जब व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमने पहले ये चीज़ कॉन्सेप्ट बताया था, जो रदरफोर्ड ने भी ये चीज़ बताई थी कि जो यार जैसे, क्योंकि क्वेश्चन उठता है ना गाइज, जैसे ये कोई एटम है, अगर आपको ये वाला पोस्टुलेट समझ नहीं आया, हालांकि मैंने रदरफोर्ड में भी ये चीज़ बताई थी, तो मैं एक बार फिर से समझा दूं। जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कोलाइड क्यों नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर खींचता है। तो ये आकर्षण के कारण, अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड क्यों नहीं होता। तो इस चीज़ का उन्होंने एक्सप्लेन दिया था, हालांकि सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया था, इसलिए मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी। उन्होंने बोला था कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही जो है प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जो अट्रैक्शन है ना, यही अट्रैक्शन इसको सर्कुलर घुमाने में मदद करता है। यही करने की जो अर्थ और हमारी सन है गाइस, ये कभी आपस में ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से चिपकने चाहिए थे,
चिपकते ही नहीं है, अर्थात कि आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते हैं, टकराते क्यों नहीं है? क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है जो उनको अट्रैक्ट करती है वही उसको घुमाने में हेल्प करती है। सर्कुलर जो ऑर्बिट है उसको घुमाने में हेल्प करती है। यही कारण है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ सन के चारों ओर डेली घूमती रहती है और डे एंड नाइट और सीजन, दिन और रात और जो भी ऋतुएं आती है, सीजन आता है, उसके फॉर्मेशन होता रहता है। और आपको ये भी पता है कि अर्थ है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमती है। अगली चीज़ गाइज, अब कि जो एनर्जी है, जो स्पेक्ट्रम की बात की थी वो क्या था, निल्स बोर ने ये चीज़ भी क्लियर की थी कि जो गाइज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट करेगा एनर्जी या लूज करेगा एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है एनर्जी तो वो जंप करेगा नेक्स्ट ऑर्बिट पे, अगर वो लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पीछे वाले जो ऑर्बिट है वहां पे जंप करेगा। सिंपल सा मैं आपको गाइज यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे ये एक एटम है, ये एटम की जो है बहुत सारी ऑर्बिट्स है इस तरह से, ओके। जैसे ये न्यूक्लियस है गाइस, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसकी कुछ एनर्जी होगी। मैं आपको अभी सिंपली बता दूं, फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन जो है, या हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है वो 13.6 होती है, ओके। अगर इसकी एनर्जी आप बढ़ा देते हैं तो ये जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चले जाएगा, फिर से बढ़ा लेते हैं तो थर्ड ऑर्बिट में जाएगी, इसी तरह से अगले अगले ऑर्बिट में जाता रहेगा। अगर गाइस नील्स बोर के हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यही इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी 13.6 है, अगर इसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी लूज करेगा, तो क्या होगा कि जो एनर्जी है ये, जैसे अगर ये सेकंड ऑर्बिट में, तो सेकंड ऑर्बिट से पीछे वाले जो लोअर ऑर्बिट है जिसको लोअर एनर्जी ऑर्बिट बोलते हैं, वहां पे चला जाएगा। तो गाइज ये चीज़ बताई थी और इसी चीज़ को उन्होंने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला था, क्वांटाइजेशन एनर्जी। होप गाइज के आपको बोर्स का एटॉमिक मॉडल लर्न हो गया होगा। इसके साथ ही इसकी कुछ एक चीज़ है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको याद होना चाहिए। टीजीटी के जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था अभी 2020 में नॉन मेडिकल का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था कि जो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी गई थी, यहाँ पे आपसे पूछी गई थी हीलियम एटम की, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कि आपको इसको लर्न कैसे करना है, क्योंकि इसकी और भी चीज़ें की रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सबको जो सिलेबस है उसमें दिया है। लेकिन हम टीजीटी के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो टीजीटी के लिए आपको जो हमने अब तक चीज़ें बताई ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको सिर्फ यही चीज़ पता होनी चाहिए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं। गए जो हमारा दूसरा पार्ट आने वाला है क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, वो आपको जरूर वॉच करना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो अभी तक हमने चीज़ें की यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। जो कल हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा वो आपको बिल्कुल अटेंड करना है, जो बहुत सारे क्वांटम नंबर्स है वो आपको लर्न होने चाहिए। फिलहाल हम अभी यहाँ पे देखते हैं जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको सिंपल याद रखनी है, वो कितनी होती है, 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखनी है गाइज। जो Z² होगा, Z होगा गाइज एटॉमिक नंबर। आप जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन के लिए हम देख रहे हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। और जो शेल नंबर है N क्या है, शेल नंबर। आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, हालांकि जो इसके साथ ही हम एक और वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें हमने जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ भाई कि हाइड्रोजन की थर्ड शेल में कितनी एनर्जी होगी। आपको सिंपल क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हाइड्रोजन का पूछा तो यहाँ Z की जगह 1 डाल देना है, ओके। और थर्ड शेल पूछा तो n² की जगह 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। तो आपको फिर ये सॉल्व करना है। अगर गाइस टोटल एनर्जी पूछा, टोटल एनर्जी में आपको सिंपल क्या है, यहाँ पे नेगेटिव का साइड निकालना है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में एक ही अंतर है कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी जो होगी वो उसके नेगेटिव होगी। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एनर्जी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी वो ये सिर्फ नेगेटिव का साइन लगाए। गाइज अगर आप इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, क्योंकि कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आता है, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो लर्न कि जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर तो इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको फॉर्मूला पता होना हो गया कि टोटल एनर्जी क्या होती है, तो -13.6 Z²/n²। गाइस इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, अगर n की वैल्यू 1 है, अर्थात कि जो एटम है वो अगर वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि Z की जगह आपने 1 डाला, n भी 1 है, तो 1 से 1 तो सिंपल क्या बचेगा, 13.6, ओके। दूसरी चीज, अगर n की वैल्यू 2 है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डालने पर n की वैल्यू तो Z की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह से अगर n की वैल्यू आप 3 डालते हो तो 3 डालने पर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, और n की वैल्यू 4 डालने पर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। गाइज अगर आपसे पूछा हो कि हीलियम प्लस की या लिथियम की, इस तरह की अगर और की पूछी है कोई भी वैल्यू, तो आपने सिंपली क्या करना है कि सिर्फ Z की वैल्यू चेंज होगी। क्योंकि आप जानते हैं जो हीलियम है, हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर हीलियम का क्या होता है, 2 होता है। बाकी कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम यही रहेगा। जो टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था पूछा हुआ, वो यही पूछा था गाइज कि जो हीलियम एटम है, शायद दूसरे या थर्ड पीरियड से, सेकंड नहीं गाइज, फर्स्ट पीरियड का ही पूछा था कि जो हीलियम एटम है, हीलियम एटम में
इस तरह क्वेश्चन था, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो आपने क्या करना था, जो बहुत सारे हमारे साथी उनने क्या टिक लगा लिया, ये 13.6, उनको उन्हें यही चीज़ देखी कि 13.6 सबको याद रहता है कि एनर्जी होती है फर्स्ट ऑर्बिट में। लेकिन गाइज आपको ये चीज़ देखनी थी, वहाँ पे हीलियम पूछा था ना कि हाइड्रोजन का। हीलियम के पूछने के लिए आपको जेड की वैल्यू यहाँ पे 2 डालनी थी। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते तो इसका आंसर थोड़ा चेंज होना था, बाकी कॉन्सेप्ट ये लगना था। तो गाइज यार ये हमने आज आपके साथ डिस्कस किया बोर एटम्स, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी एटॉमिक स्पेक्ट्रम पर रहेगी, और जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर्स है और जो ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल है इसको भी डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम कल डिस्कस करने वाले ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, जो क्वांटम नंबर्स है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की एलिमेंट्स की पॉलीजेक्स। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा तो गाइज यार प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी आती है, हम मोटिवेट रहते हैं और हमारी इच्छा होती है कि हम भी डेली आपके साथ कुछ शेयर करें। कुछ एक फ्रेंड्स कहते हैं कि यार आपको क्या है, मतलब आप तैयारियां करवा रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या है। तो गाइज यार मैं उनको बता दूं, हम भी लर्नर हैं, हम भी सीखते हैं लाइव से चीज़ें, आपके साथ सिर्फ अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं, आपसे भी हम कुछ सीखते हैं। हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, हम वहाँ पे लगातार आपके साथ बातें करते हैं, जो कुछ एक नॉलेज आपको है, कुछ एक नॉलेज हमें, आपस में ये ग्रुप का मतलब ही ये है कि हम चीज़ें जो है आपस में एसोसिएट होकर चले, एक दूसरे के साथ शेयर करके चले, ये इस ग्रुप का मोटो है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरह से हम जो है धीरे धीरे अपने चैनल का जो भी एक लेवल है उसको इंक्रीज़ करेंगे, ताकि हम आपके साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाएँ। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।